नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय पाठ संख्या 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस पाठ के बहुत सारे भागों के बारे में तो अपने अध्ययन कर लिया, कुछ भाग जो इसका शेष बचा हुआ आज उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आज अपन इस भाग के पढ़ने से पहले वाले वीडियो पे चलते हैं, जिस समय हमने वीडियो में लास्ट में ये छोड़ा था खाद्य विषाजन यानी फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था। और इसके बारे में हमने ये चैप्टर शुरू किया था कि इस खाद्य विषाजन को यानी भोजन को संदूषित होने से किस प्रकार अपन बचा सकते हैं, यानी भोजन को किस प्रकार अपन खराब होने से बचा सकते हैं। तो आपने और हमने ऐसा देखा है कि कभी कभी खुली ब्रेड जब होती है उसको ब्रेड में रखने के उसमें क्या कवक जम जाते हैं और वो उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, यानी वो ख़राब हो जाती है। और कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बाज़ार से अभी जैसे आम का जैसे प्रचलन है, अभी मार्केट में बहुत सारा आया हुआ है, तो अगर जी आम को अपन मार्केट से लेके आते हैं 4-5 दिन उनको ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो उनमें से कुछ क्या है आम 1-2 ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही जब आपके दादी माँ या घर पे कोई और अचार डालते हैं केरी का, तो वो लगभग 4-5-6 महीने लगभग ख़राब नहीं होता है, साल भर ही नहीं ख़राब होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी वो भी जैसे केरी है वो जो आम है वो 5-4 दिन में ख़राब हो जाते हैं, और वो अचार है वो कई दिन से ख़राब नहीं होता। ऐसा किस प्रकार होता है, तो आज अपन थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो इस भोजन को जो संदूषित भोजन हो जाता है उसको अपन किस प्रकार बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खाद्य परिरक्षण यानी जो संदूषित भोजन हो जाता है उसको अपन किस प्रकार संदूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे उपाय कर सकते हैं अपन घरेलू रूप से भी कर सकते हैं, जैसे रासायनिक उपाय है, नमक द्वारा परिरक्षण है, चीनी द्वारा परिरक्षण है, तेल एवं सिरके द्वारा है, गर्म एवं ठंडा करने और पाश्चरीकरण द्वारा। तो सबसे पहले अपन रासायनिक उपाय के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है जैसे खाद्य तेल है और नमक है, ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। यानी जो खाद्य तेल और नमक है वो जो पदार्थ होते हैं या भोजन होता है उसमें क्या होता है कि जीवाणुओं को अपना घर नहीं करने देते हैं, उनको उनसे बचाते हैं, इसलिए इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में तो हम करते ही हैं, और जिन्हें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती, यानी अचार जब बनाया जाता है तो उसमें आपको पता है कि नमक और जो खाद्य तेल है उसकी मात्रा होती है, अधिक होती है। तो जिसके कारण क्या होते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणु हैं वो उसमें नहीं पनपते, यानी वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अचार है वो संदूषित नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम पेंटाबाइसल्फाइड ये मुख्य परिरक्षक हैं, और जैम एवं सॉकेस को बनाने में इन रसायनों का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, यानी ये संदूषित भोजन को संदूषित होने से बचाता है। इसके अलावा दूसरे नमक द्वारा परिरक्षण, आपने ऐसा देखा हुआ होगा कि जैसे नमक है ये भोजन को संदूषित होने से बचाता है। जैसे मांस है, मछली है या मांस है, इनको जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या होता है कि इनको साफ करके इस पर नमक का लेप कर देते हैं, यानी नमक डाल देते हैं इस पर, तो जिससे वजह क्या होता है कि जीवाणु इसमें घर नहीं करते और ये संदूषित नहीं हो पाता है। इसके अलावा चीनी द्वारा परिरक्षण है। चीनी द्वारा परिरक्षण किस प्रकार होता है, जैसे जैम, जेली एवं स्क्वैश का
परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में नमी में कमी आती है। इसके अलावा है तेल एवं सिरके द्वारा। तेल एवं सिरके द्वारा भी परिरक्षण किया जा सकता है। जैसे तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, यानी मुख्य रूप से अचार के लिए। इसके लिए गर्म एवं ठंडा करना, आपने देखा होगा कि घर पे माताजी, आपकी माताजी है, वो दूध जब लेके आते हैं तो उसको गर्म करके रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? गर्म करने से क्या होता है कि उनमें जो जीवाणु वो नष्ट हो जाते हैं, दूध खराब नहीं होता है। और इसको क्या है कि इसको दूध को जब वो बॉईल कर लेते हैं, उबाल कर, तो वो दूध क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव उसमें जितने भी होते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आगे लिखा है पौष्टिकीकरण द्वारा। आपने बाज़ार से कभी दूध ऐसे लेके आए होंगे, जैसे पैकिंग में होता है, डिब्बे में होता है, पैकिंग में होता है, वो कई दिनों से पहले से पैकिंग किया हुआ होता है। और हमने ऐसे देखा है कि हम जैसे दूध लेके आते हैं तो अगर जो उसको उबाल के या गर्म करके अपन नहीं रखते हैं तो लगभग वो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है। लेकिन जो पैकिंग वाला दूध होता है तो वो दूध लगभग 10-15 दिन ऐसे ही ख़राब नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इसका पाश्चीकृत जो दूध होता है उसको बिना उबाले क्या किया जाता है, बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्यों हम बाज़ार से जैसे लाते हैं उसको डायरेक्ट उससे उसको उपयोग ले सकते हैं, चाहे किसी में लो अपन। क्यों? वो उसका डिब्बे में या पैकिंग उसको पैक करने से पहले क्या होता है कि उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस दूध को 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करते ही तुरंत इसको पैकिंग इसकी कर दी जाती है या डिब्बे में डाल दिया जाता है। इस पूरी क्रिया को क्या, ऐसा करने में सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसकी वृद्धि रुक जाती है या वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। आज का अपना जो मुख्य प्रकरण जो है वो नाइट्रोजन चक्र ही है। आपने ऐसे देखा होगा कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या और बहुत सारी गैसें हैं। इनमें सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की ही होती है। लगभग हमारे वायुमंडल में 78% भाग में नाइट्रोजन पाया जाता है। %78 भाग में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इस नाइट्रोजन का उपयोग जितने भी जीव जंतु है वो करते हैं। अब जिस प्रकार अपन ऑक्सीजन का डायरेक्ट उपयोग करते हैं इस प्रकार से इसका उपयोग अपन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका उपयोग अपन करते हैं क्योंकि सभी सजीवों का ये आवश्यक संय घटक है। अब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड तथा विटामिन में ये नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तो नहीं कर सकते, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जो जितने भी सजीव है इसका उपयोग तो करते हैं, लेकिन वो क्या है कि डायरेक्ट सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे सजीव है, जंतु है, तो इसके इस डायग्राम के बारे से हम समझेंगे। जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन,
अब अपन देखते हैं कि मिट्टी में, इसे यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, जो मिट्टी होती है इस मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं। वो उससे क्या होता है, उत्सर्जन एवं जीवों की ये इस यहाँ से कहा जाता है जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन के जीवाणु ये यौगिक, उनका जीवाणुओं द्वारा यानी नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होने के बाद में क्या होता है, जैसे वो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है। और उसके बाद में ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। बदलने के बाद में ये वापस मिट्टी में आ जाते हैं। अब मिट्टी से क्या होता है, और एक दूसरा भी कारण है, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में तड़ी द्वारा, यानी जो आसमान जो तड़ी द्वारा बिजली चमकती है, तड़ी द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। वो नाइट्रोजन के कण जब मिट्टी में आते हैं तो मिट्टी से वापस क्या होता है कि इनका पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक कण हैं वो क्या, जब पौधे के द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है। किस प्रकार जब मिट्टी होती है उसमें क्या वो पौधे, छोटे छोटे पौधे वो उग जाते हैं। तो उगने से क्या है कि वो जो नाइट्रोजन के कण हैं वो पौधों में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि उन पौधों को जो जंतु है, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जब उन्हीं नाइट्रोजन रूपी पौधों को जो जंतु है, जंगलों में जो जंतु रहते हैं या और जैसे कीड़े और भी जंतु है, वो जंतुओं द्वारा इनको पौधों खाते हैं, जानवर द्वारा। फिर इनका क्या होता है कि खाने के बाद में ये वापस उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, खाने के बाद में क्या होता है कि उन जो इनको पौधों को खाते हैं, उन खाने के बाद में उनकी मृत्यु जब हो जाती है, जो डायरेक्ट पहले इसमें से जो जीवाणु आए थे नाइट्रोजन के कण वो इसमें आ गए, पौधों के रूप में आए। पौधों को जब जो जंतु है वो इनका जब सेवन करते हैं, इनको खाते हैं, इनको खाने के बाद में क्या होता है कि फिर जब कोई जीव है, जैसे गाय है, बकरी है या कोई हिरण है या और कोई दूसरा जंतु है, उसको खाने के बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद में उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनमें से ये नाइट्रोजन वापस इन मिट्टी में चला जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की पूरी प्रक्रिया है। एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसका दो तरीके से जैसे ये मिट्टी में यानी धरातल पे पहुंचते हैं। जैसे एक तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और एक ये होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर इसके बाद में जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं का जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में रूपांतरित यानी परिवर्तन कर दिया जाता है। परिवर्तन करने के बाद में वो मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी के बाद में क्या होता है कि उनको पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है। पौधों को जंतु खाते हैं, जंतु खाने के बाद में उनके जब वो मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उन वापस उनका अपशिष्ट पदार्थ वो मिट्टी में मिल जाता है। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र बना हुआ है, जिसका अपन सीधे रूप से उपयोग नहीं करते, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक संघटक हैं। इसका उपयोग हम करते रहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है लगभग वो स्थिर रहती है। तो आज हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है, यानी कि अब सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु आज ये पाठ अपना पूर्ण हो चुका है। आगे जो वीडियो आएगा उसमें अपन अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।